Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In our today's video, we are going to discuss about section 46 to 50 of Indian Contract Act, wherein we will discuss that what is the time and place for performance of contract. So basically when two parties enter into a contract, at that time there has to be a fixed time period and fixed place at which the contract has to be performed. So what if देर इज़ नो टाइम मैंशनड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर परफॉर्मेंस, देन हम कौन से सेक्शंस के अकॉर्डिंग कौन से समय पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे. और अगर कोई प्लेस फिक्स नहीं है, देन व्हाट आर वी सपोज टू डू इन दैट केस. उस केस में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कहाँ पर होगा, तो वो सब हम कवर करेंगे सेक्शन 46 से लेके 50 तक इन अ चार्ट फॉर्म. ठीक है. अब यहाँ पर एक ब्रीफ नोट दिया है मैंने, जो कि जिसमें लिखा हुआ है विथ एप्लीकेशन एंड विदाउट एप्लीकेशन. ये जो सी वाला साइन है वो विथ का साइन है. तो विथ एप्लीकेशन एंड विदाउट एप्लीकेशन से आपको ये समझना है कि विथ एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जहाँ पर प्रोमिसी को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब प्रोमिसी अप्लाई करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म कर दीजिए. और अगर विदाउट एप्लीकेशन है, मतलब कि प्रोमिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद ही अपने आप से सही समय देखकर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दे. उसमें प्रोमिसी को किसी भी तरीके से एप्लीकेशन नहीं देनी है फॉर परफॉर्मेंस. ठीक है. तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी. अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोविजंस को पढ़ना. स्टार्ट करते हैं सेक्शन 46 से. ठीक है. सेक्शन 46 में बताया गया है कि अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो फिर और प्रोमिसर खुद से अंडरटेक करता है प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए विदाउट एनी एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोमिसी. तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं. पहला, नो टाइम स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस. ठीक है. सेक्शन 46 में नो टाइम स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस एंड विदाउट एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी. मतलब प्रोमिसी को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है परफॉर्म करने के लिए, और कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है. तो उस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होगा. उस केस में प्रोमिसर इज बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस विद इन रीजनेबल टाइम. ठीक है. मतलब कि अब रीजनेबल टाइम क्या होगा, वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. तो ये रीजनेबल टाइम जो भी प्रोमिसर को ठीक लगता है, उस रीजनेबल टाइम में वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं. कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है और प्रोमिसर ने अंडरटेक किया है कि वो अपने हिसाब से परफॉर्म करेगा विदाउट एनी एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोमिसी. ये एक केस हो गया, एक सिचुएशन हो गई जो 46 में बताई गई है. दूसरी सिचुएशन पे आते हैं जो सेक्शन 47 में दी हुई है. ठीक है. सेक्शन 47 में बताया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट है जिसका परफॉर्मेंस होना है ऑन अ सर्टन डे, ऑन अ सर्टन फिक्स्ड डे. ठीक है. एक स्पेसिफाइड फिक्स्ड डे है, उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म होना है. और ये परफॉर्मेंस में प्रोमिसी अप्लाई नहीं करेगा. मतलब प्रोमिसर खुद से ही एक सर्टन फिक्स्ड डे पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा. अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है और ऐसी सिचुएशन है, तो उस केस में फिर प्रोमिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये प्रोमिसर इज बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस विद इन द यूजुअल बिजनेस आवर्स एंड प्रॉपर प्लेस. ठीक है. यहाँ पर दो चीज़ें थी. क्या कि एक फिक्स डे पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था, मतलब टाइम तो फिक्स था. ठीक है. अब फिक्स डे पे परफॉर्म होना था, और दूसरी चीज़ ये थी कि प्रोमिसर खुद से उस फिक्स डे पे परफॉर्म कर देगा विदाउट एनी एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोमिसी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो उस केस में प्रोमिसर यूजुअल बिजनेस आवर्स और प्रॉपर प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा. अब इस एग्जांपल को देख लेते हैं. यहाँ पर ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स एट बीज वेयर हाउस ऑन 1 जनवरी. ठीक है. तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेकर है, और उसमें ए प्रॉमिस करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को डिलीवर करेगा ऑन 1 जनवरी. मतलब टाइम भी फिक्स हो गया, डे भी फिक्स हो गया जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है. अब यहाँ पर क्या होता है, ऑन दैट डे हमने क्या पढ़ा है कि उस दिन फिर प्रोमिसर को यूजुअल बिजनेस आवर्स में और प्रॉपर प्लेस पे परफॉर्म करना है. तो यहाँ पर क्या होता है कि ए जब वेयर हाउस में डिलीवर करता है गुड्स, तो वो आफ्टर यूजुअल बिजनेस आवर्स डिलीवर करता है. ठीक है. मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर हम दिन में यूजुअल बिजनेस आवर्स माने तो 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, 7 बजे तक, बट ये रात को 2 बजे मान लो डिलीवर कर रहा है वेयर हाउस में, तो ये इसको मतलब अगर वो ऐसा करता है तो दिस वुड नॉट अमाउंट टू परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? क्योंकि उसने भले ही 1 जनवरी को परफॉर्म किया कॉन्ट्रैक्ट, बट क्योंकि उसने यूजुअल बिजनेस आवर्स में परफॉर्म नहीं किया, इसलिए हियर ए हैज़ नॉट परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस. ठीक है. तो ये हो गया सेकंड केस सेक्शन 47 का. अब आ जाते हैं सेक्शन 48 पर. देखो सेक्शन 48 बहुत क्लियर बताता है कि वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म ऑन सर्टन फिक्स डे एंड द परफॉर्मेंस हैज टू बी मेड विद एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी. मतलब सेक्शन 48 और सेक्शन 47 और 48 में एक ही डिफरेंस है. वो ये है कि सेक्शन 47 में प्रोमिसर खुद से परफॉर्म करेगा ऑन द फिक्स्ड डे, बट
सेक्शन 48 में प्रोमिसी अप्लाई करेगा टू परफॉर्म इट ऑन द फिक्स्ड डे। ठीक है, मतलब डे तो फिक्स हो गया है, बट अब प्रोमिसी अप्लाई करेगा। प्रोमिसी बोलेगा प्रोमिसर को कि आज के दिन परफॉर्म कर दो कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रोमिसर परफॉर्म करेगा। बट सेक्शन 47 में ऐसा कुछ भी नहीं था, डे फिक्स हो गया था, प्रोमिसर को बिना प्रोमिसी की एप्लीकेशन के कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था। ठीक है, तो अब आगे सेक्शन 48 में क्या लिखा है कि इफ इट इज टू बी परफॉर्म, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन एनी सर्टन फिक्स्ड डे and it has to be performed with the application by promisee, then in that case it is the duty of the promisee to apply for performance at proper place and within usual business hours। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एप्लीकेशन किसके द्वारा मिलना थी, प्रोमिसी के द्वारा, और प्रोमिसी की एप्लीकेशन के बाद ही परफॉर्मेंस हो सकता था, तो इसीलिए प्रोमिसी की ही ड्यूटी है कि वो अब अप्लाई करे टू फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट प्रॉपर प्लेस एंड विद इन रीजन यूजुअल बिजनेस आवर्स। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 48। अब आ जाते हैं सेक्शन 49 पर। देखो सेक्शन 49 में क्या बताया है कि यहाँ पर कोई भी प्लेस फिक्स नहीं है, मतलब ये बेसिकली हमारा हो गया फोर्थ केस। तो फोर्थ केस में अगर ऐसा है, मान लो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि कोई फिक्स प्लेस नहीं है परफॉर्मेंस के लिए, और परफॉर्मेंस करना है विदाउट एनी एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी, मतलब कि प्रोमिसी तो अप्लाई नहीं करेगा, प्रोमिसर ने अंडरटेक किया है कि वो खुद ही अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देगा। ठीक है, विदाउट एनी एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोमिसी, और कोई प्लेस भी फिक्स नहीं है कि कहाँ परफॉर्म करना है, तो उस केस में अब ड्यूटी किसकी हो जाती है, प्रोमिसर की हो जाती है, क्योंकि उसने अंडरटेक किया है कि वो बिना एप्लीकेशन के प्रोमिसी की कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। तो अब प्रोमिसर की ड्यूटी हो जाती है कि प्रोमिसर अप्लाई करे प्रोमिसी को टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस एंड परफॉर्म एट दैट प्लेस। तो यहाँ पर क्योंकि प्रोमिसर खुद अंडरटेक कर रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगा विदाउट एनी एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोमिसी, और कोई फिक्स प्लेस डिसाइडेड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में कि कहाँ परफॉर्म करना है, तो फिर ड्यूटी किसकी हो गई, प्रोमिसर की, कि वो प्रोमिसी को अप्लाई करके उससे पूछ ले कि कौन सी फिक्स प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, और उस प्लेस पे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दे। ठीक है, एग्जाम्पल है ए अंडरटेक्स टू डिलीवर जूट टू बी ऑन अ फिक्स्ड डे, A must apply to B to appoint a reasonable place for receiving it and A must deliver it to B at such place। ठीक है, अब यहाँ पर अगर A को इस एग्जांपल में अगर A को जूट डिलीवर करना थी B को, तो वो कौन सी जगह पे करना थी ये डिसाइडेड नहीं है, तो उस केस में A B को बोलेगा कि आप मुझे फिक्स जगह बता दो, वहाँ पर मैं आपको जूट डिलीवर करा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने प्रोमिसर ने प्रोमिसी को अप्लाई करके प्लेस डिटरमाइन कर ली और उस प्लेस पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया। अब आ जाते हैं लास्ट केस में जो है सेक्शन 50 का। अब ये बहुत सिंपल है और क्लियर है कि अगर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस है, अगर मतलब कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस को हमको परफॉर्म करना है विद इन द टाइम एंड मैनर प्रिस्क्राइब बाय द प्रोमिसी, मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कौन से समय पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है और किस तरीके से करना है ये प्रोमिसी ने क्लियरली बोल रखा है, तो उस केस में फिर आपको उसी तरीके को फॉलो करना है। क्लियर, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है कि इस समय पे इस तरीके से और इस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, ये प्रोमिसी ने क्लियर लिख दिया है अपने टर्म्स में, तो फिर अब वो कॉन्ट्रैक्ट उसी तरह से परफॉर्म होगा बाय द प्रोमिसर। ये बोलता है सेक्शन 50। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए डिजायर्स बी हु ओज हिम 100 रुपीज़ टू सेंड हिम अ नोट ऑफ ₹100 बाय पोस्ट। अब यहाँ पर ए डिज़ायर कर रहा है कि उसको जो 100 रुपये मिलना थे, उसको जो 100 रुपये मिलना है बी से, वो उसको कैसे मिले, वो उसको मिले बाय वे ऑफ पोस्ट। और वो उसका तरीका क्या, उसने कैसे डिज़ायर किया, उसका मैनर क्या था परफॉर्मेंस का, कि उसको 100 रुपये जो मिलना थे वो बाय पोस्ट बी उसको सेंड कर दे ए के एड्रेस पे। तो यही उसने किया। हियर द डेट इज डिस्चार्ज एज सुन एज बी पोस्ट द नोट ऑफ 100 रुपीज़ ड्यूली एड्रेस टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि उसने अब कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कब मान लिया जाएगा कि वो परफॉर्म हो गया, जब उसने 100 रुपये का नोट ए के एड्रेस पे डिस्पैच कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैनर यही स्पेसिफाइड था कि आपको 100 रुपये बाय पोस्ट भेजने हैं, तो क्योंकि मैनर ये स्पेसिफाइड था तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म मान लिया जाएगा क्योंकि वो डिस्पैच हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 46 to 50, जहाँ पर हमने कवर किया टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, और अगर आपको ये नोट्स पसंद आते हैं तो आप इस चार्ट नोट्स की सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर इसी के अलावा अगर आपको एविडेंस एक्ट या CRPC से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सेक्शन वाइज पूरी वीडियोस कवर्ड है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। गुड बाय, थैंक यू।